Good afternoon and Jai Hind all the students of class 12. As you know that we were studying before chemical kinetics. In my last lecture, I give you an idea about zero order reaction and its integral rate law of zero order reaction. We have derived that thing. We have seen the case of half-life also. And now we are going to see all these things for the first order reaction. So let us try to see the first order reaction. Then here differential reaction of first order will be dr, and here divided by dt, and here what, k and r raised to the power 1. Here we are writing 1 because the reaction is of first order. The reaction is of first order. अब यहाँ हमने 1 इसलिए लिखा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा. अब सेम आर्टिकल्स को सेम साइड करते हैं, तो dr डिवाइडेड बाय r, ठीक है. एंड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट k dt. ये एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है. इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा d कंसंट्रेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ r here also. We have taken that r from this side, and here it will be इंटीग्रेशन ऑफ k dt. अब यहां आप देखते हैं कि जो हम इस जगह पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो नॉन बाउंड्री इंटीग्रेशन है. नॉन बाउंड्री इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट लेते हैं. यहां हमने मान लिया c ले लिया. c इज व्हाट, इंटीग्रल कांस्टेंट. ये इंटीग्रल कांस्टेंट है आपका. इंटीग्रल कांस्टेंट ये क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि इस इंटीग्रेशन की बाउंड्री तय नहीं है. इसकी अपर और लोअर लिमिट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज हमको मिल जाएगा ln r, और यहां हो जाएगा हमको k का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है. आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो, आपको मालूम है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता. तो k हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्विलिब्रियम तक जाने में कितना समय लगा है, तो t समय लगा, वो वैल्यू यहां आ जाएगी. kt हो गया, और इस जगह पर यहां तो हमारा प्लस c यहां उपस्थित. अब हम लोग c की वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे. तो इसके लिए if t equals to 0, जब t 0 है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जब चल ही नहीं रहा था, इनिशियल बात है यहां, तो नहीं चल रहा था, तो यहां हमको क्या मिलेगा, ln r0, ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और प्लस c ये हमको मिल गया इस जगह. तो ln r0 प्लस c, क्योंकि r जो है ये कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम है, r0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रखेंगे. यहां हम लोग देखते हैं, putting the value of c in equation 1, putting the value of c in equation 1. equation 1 में c की वैल्यू रखते हैं. क्या मिलेगा हमको यहाँ, ln r और इज इक्वल टू kt. और चूंकि देखिए ये जो इंटीग्रेशन किया जाता है इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, माइनस टर्म लेते हैं. तो ये माइनस लगा रहेगा, ये माइनस टर्म आपको ऑलवेज मिलेगा. ये माइनस टर्म हम लेते हैं, तो ये माइनस kt और प्लस क्या होगा, ln r0 आपको मिला होगा. तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इस साइड लाते हैं और इस आर्टिकल को इस साइड ले आते हैं. तो क्या मिल गया, kt इक्वल्स टू ln r0 और ये माइनस ln r, ये मिल रहा है हमको. अब लॉग का जो रूल होता है कि माइनस का मतलब डिवीजन है उस आर्टिकल में, तो kt विल बी इक्वल टू ln r0 अपॉन r, ये हमको मिल रहा है.
ठीक है। अब वी कैन फाइंड, जब हम इसको तोड़ेंगे तो log बेस e, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ln से। log बेस 10 में जब टूटता है तो 2.303 log 10 होता है। ये मैथमेटिकल वैल्यू है, हम इसको याद करते हैं। यहां तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो kT इज इक्वल टू मिलेगा हमको 2.303 log बेस 10, तो क्या हो जाएगा R0 अपॉन R, ये हमको मिला। अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइडेड बाय k, और यहां हो जाएगा log R0 अपॉन R। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। t क्या है, t आपका टाइम टेकन इन रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम है, k रेट कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log R0 अपॉन R, और यहां हो जाएगा आपका t। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहां हम लोग जो देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी हमने देखा। तो अब इसके ग्राफ पर हम लोग काम करेंगे कि इसका ग्राफ किस रूप में आएगा। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आपको दिखाया गया था, और उसी रूप में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से ग्राफ पर एक क्वेश्चन लगभग सेट होता है। नॉर्मली ऑल्टरनेट ईयर पर सवाल सेट किए जाते हैं। तो अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं, और यह हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कोऑर्डिनेट है, और इस पर हम लोग टाइम कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो इसका इनिशियल वैल्यू जब रिएक्शन नहीं चल रहा था तो यहाँ क्या था, t इक्वल्स टू 0 था, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए R0 था। तो जब रिएक्शन चलेगा तो रिएक्शन के चलने के साथ साथ क्या घटना घटेगी कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है, और घटते घटते मान लिया यहाँ R हो जा रहा है, यहाँ रिएक्शन रुक रही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सपोज दैट अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट के रूप में शो करते हैं, जो कि इस रूप में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम है, तो यहां का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ये ग्राफ का मतलब, ग्राफ डाउनवर्ड फ्लो क्यों कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप पर ग्राफ इसलिए चल रहा है कि जब रिएक्शन चलता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटता है, तो घटने के कारण ये डाउनवर्ड चल रहा है। ये कभी भी यहां इस कोऑर्डिनेट में आके नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाती है, कंप्लीट कभी नहीं होती है। इसलिए इस लाइन को हम यहां कभी टच नहीं करा सकते। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां तक है वहां तक हम इसको लेके जाते हैं। तो सिंबॉलिकली अगर ये दिया जाए और सवाल बनाया जाए कि write the order of reaction, write the order of reaction seeing the graph, इस ग्राफ को देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो ग्राफ आपका इस रूप में आता है, ये R0 होती है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम कोऑर्डिनेट है, और यहाँ R रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ग्राफ आपका इस फॉर्म में आता है। तो ये किसका ग्राफ है, आप सीधा बता सकते हैं जीरो ऑर्डर ग्राफ है। ये जीरो ऑर्डर ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ किस रूप में होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ में थोड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ ln, ये ln R0 रखते हैं और ln R को इस कॉन्सेंट्रेशन को इस जगह लेके चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में हम दिखाते हैं। ये ln R0 है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये टाइम कोऑर्डिनेट है, तो ग्राफ आपको इस फॉर्म में मिलता है। इस फॉर्म में जब ग्राफ मिलेगा तो ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो हमें एग्जाम में जब सवाल बनता है ग्राफ के माध्यम से कि ग्राफ को देखिए
और बताइए कि किस ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो हमको ये समझ लेना है कि कैसे इसका जजमेंट लेते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को एक बार फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि ये समझ में आपको ढंग से आए कि ग्राफ कितने फॉर्म्स में आ सकते हैं। तो यह हमारा अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस और ये टाइम कोऑर्डिनेट है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ln लेते हैं, इस जगह पर ln लेते हैं तो ln r0 हो जाएगा, यहाँ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, ग्राफ डाउनवर्ड जाता है। तो ये आपका ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। अब इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे log टू द बेस e को हम तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2.303 log 10 पर आ जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2.303 log r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या होगा, 2.303 log r0 होगा कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। अब ये ग्राफ इस रूप में चलेगा, ये आपका टाइम कोऑर्डिनेट है। तो ये किसका ग्राफ है, ये हमको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा ग्राफ ये होता है। तो दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। केमिकल काइनेटिक्स से लगभग हर साल जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिकल कैलकुलेशंस आते हैं। तो इसके केमिकल कैलकुलेशंस को आप बनाइए, नहीं बनता है तो आप उसे अपने लिंक पे भेजिए। वैसे मैं 2-3 कैलकुलेशन चैप्टर के लास्ट में कराने की कोशिश भी करूंगा। अब हम लोग हाफ लाइफ पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हाफ लाइफ के बारे में आपको बताया गया कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आधा हो जाता है। हाफ लाइफ को ध्यान में रखिए, इसे हम लोग टी हाफ से शो करते हैं और हाफ लाइफ टी हाफ से शो होती है। इसका मतलब यह है कि कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का जितने समय में इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाता है उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ हाफ लाइफ जब हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब इसके इक्वेशन को पहले हम लोग लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K और यहाँ log R0 अपॉन R जो हमको मिला हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग हाफ करना चाहें तो T हाफ जब करेंगे यहाँ क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई K, यहाँ log होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आपका R0 होगा, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K और ये आपका आ जाएगा log R0 into 2 डिवाइडेड बाई R0। तो ये R0 से R0 कट गया तो क्या मिला आपको, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 K into log 2। अब log 2 की वैल्यू हम टेबल में देख लेते हैं, इतना याद भी होना चाहिए हमको, 0.3010 होता है। तो T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 into 0.3010 डिवाइडेड बाय K। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो आपको मिलता है 0.693 अपॉन K, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है। और ये फॉर्मूला काफी मायने रखते हैं, इसलिए कि जब आप इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला भूलने के बाद से ये डेरिवेशन इसलिए सिखाए जाते हैं कि अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो डेरिवेशन करके फॉर्मूला को निकाल दीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अन्यथा डेरिवेशन सीबीएसई के एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा है। यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था जिसके बारे में हमने पढ़ा।
अब इसके बाद हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात को पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रिएक्शन को जानने के पहले हम लोग कोलिजन थ्योरी को थोड़ा समझते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी जो है, कोई रिएक्शन कैसे होता है इस रिएक्शन के संदर्भ में अपनी एक राय रखता है कि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो रिएक्शन होता है, ये चीज है। लेकिन हर एक टक्कर जो है प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता, कुछ ही टक्कर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब वो कौन सा टक्कर है जो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता, कौन सा टक्कर है जो प्रोडक्ट का निर्माण कर जाता है, तो इसके संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये हम समझेंगे तो कोलिजन थियरी हमको समझ में आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच मस्ट बी possessed by the reacting particles to give product after collision। ये हम लोग देखते हैं कोलिजन थियरी में एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EA से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबॉलिकली EA से किया जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be possessed by the particles, which must be possessed by the particles, by the reacting particles, by the reacting particles to form product molecule, जिससे कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का निर्माण हो सके। तो हर एक टक्कर जो है, हर एक टक्कर प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते, कुछ टक्कर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कौन से टक्कर है जो प्रोडक्ट बनाते हैं? वे टक्कर है जिसमें पार्टिकल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती, जिस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एनर्जी इससे कम है तो उसकी टक्कर से प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ दो टर्म हम लोग देखेंगे अभी, टू टर्म्स यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे इफेक्टिव इनएफेक्टिव कॉलिजन क्या है ये पहले समझते हैं। तो इनएफेक्टिव कॉलिजन इज द कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, collision of reacting particles, the collision of reacting particles which does not form product molecule। अब ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं करता है। क्यों निर्माण नहीं करता है? क्योंकि जितनी एनर्जी रिएक्टिंग स्पेसिस के पास होनी चाहिए उससे कम एनर्जी इसके पास है। तो यहां रीजन क्या है? लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी जो है उससे कम एनर्जी पार्टिकल के पास है और इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाया, उसका कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाया। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन। Now next concept we will study over here is effective collision। Effective collision क्या है? तो effective collision इसको हम लोग समझते हैं। Effective collision is the collision of reacting particles, is the collision of reacting particles, collision of reacting particles having activation energy
एक्टिवेशन एनर्जी is the collision of particles having activation energy and they form product molecule और ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये हमारा कॉलिजन थ्योरी में इफेक्टिव कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सामान्य रूप से अगर हम एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर किसी सिस्टम को हम एनर्जी दें, जैसे रिएक्टिंग पार्टिकल्स किसी पॉट में रखे हुए हैं, उनको हम गर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको पढ़ने के लिए इसका प्रयास इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने किया था। तो हम लोग यहाँ बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व पढ़ते हैं। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहां हम लोग बोल्ट्जमैन मैक्सवेल के द्वारा जो ग्राफ खींचा गया टेम्परेचर बढ़ा करके, तो उसमें ग्राफ किस रूप में है उसको हम देखते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें, सपोज दैट ये एक रूम टेम्परेचर का इवेंट है जिसको हम देख रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर के इवेंट पर क्या हमको मिलता है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इस कोऑर्डिनेट पर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ले रहे हैं और इस पर एनर्जी लेते हैं, ये एनर्जी है हमारी। तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है सामान्य रूप से इस तरीके से ये ग्राफ होता है और ऐसी स्थिति इसकी बनती है। तो इसमें ये ग्राफ बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हाई एनर्जी है, ये हाई एनर्जी का प्लेटफॉर्म है, हाई एनर्जी यहाँ जो है वो यहाँ से देखिए एनर्जी इसकी काफी ऊंचाई पर है। तो इस जगह पर कितने पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी है, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालते हैं कि एनर्जी हाई एनर्जी कितने पार्टिकल्स के पास है, तो ये निकालते हैं डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए कितनी है, एक बहुत छोटा सा रेंज आपको मिल रहा है। लेकिन जब इस ग्राफ को हम हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। ये आज हाई टेम्परेचर T1, हाई टेम्परेचर T1, अब हाई टेम्परेचर T1 पर इसी ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं। तो जब ग्राफ को आप देखेंगे, इस पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स n है, ये n का कोऑर्डिनेट है और ये एनर्जी कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या होता है कि इस जगह से ये ग्राफ जो है अपने आप को फ्लैट ज्यादा कर लेती है, फ्लैट कर गई। तो फ्लैट करने से ये हाई एनर्जी का इलाका जो आपको दिख रहा है, हाई एनर्जी का, इस हाई एनर्जी में नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यहां से देखें तो ये कोऑर्डिनेट है ना हाई एनर्जी का नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां जो डेल्टा एन निकल रहा है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये डेल्टा n1 अगर करते हैं, ये डेल्टा n2 करते हैं, तो डेल्टा n2 इज बिगर, मच बिगर देन डेल्टा n1। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद ग्राफ क्या होगा, फ्लैट होने लगता है और फ्लैट होने से हाई एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगती है। और जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगती है, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगती है, तो इफेक्टिव कोलिजन क्या हो, ज्यादा तेज हो जाएगा और रिएक्शन स्पीडी चलने लगेगी। इसको हम देखते हैं, रिएक्शन बिकम्स फास्ट, यहां रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन बिकम्स फास्ट बिकॉज the particles with activation energy particles have increased, यहां ये पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है। अब पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज है तो इनका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा और तेजी से प्रोडक्ट का निर्माण होता। तीसरे टेम्परेचर देने पर प्रोडक्ट का निर्माण क्या होता, तेजी से होने लगता है। अब हम लोग कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट पर चीजों को समझते हैं। जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट पर एनर्जी लेते हैं
सपोज के लिए हमने इस कोऑर्डिनेट पर एनर्जी लिया और इस कोऑर्डिनेट पर हमने इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट मान लिया कि रिएक्शन किस रफ्तार से चल रही है, हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये एनर्जी कोऑर्डिनेट है। इस जगह पर मान लिया जाए कि रिएक्शन जो है ये इस तरह से रिएक्शन ग्राफ, रिएक्शन पैथ ऑफ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, पैथ ऑफ रिएक्शन है ये हमारा पैथ ऑफ रिएक्शन। तो यहां जो ये ऐसे गया फिर यहां से जाकर के ये सपोज दैट ऐसे आ रहा है, यहां से ये फ्लैट हो रहा है। तो ये जो एनर्जी है, जब तक पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसलिए इसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जब तक पार्टिकल्स इस एनर्जी तक नहीं आएगा वो प्रोडक्ट में अपने आप को नहीं बदल सकेगा, और जब यहां आ गया तो ये अपने आप रिएक्शन होते होते इस पॉइंट पर प्रोडक्ट बनने लगता है। तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट, पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट है। यहां से पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का पॉइंट है। और ये इनिशियल कंडीशन है रूम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी, जब आप हीट देते हो तो यहां जाता है, इस एनर्जी से कम पर प्रोडक्शन का प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर है, इसको पार करना ही होगा पार्टिकल्स को। जब तक पार्टिकल इस एनर्जी बैरियर को नहीं पार करता वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब इस जगह पर हम लोग एनर्जी देखते हैं, जैसे इसकी एनर्जी आप देखें और इस पर आकर के इसकी एनर्जी को आप देखते हैं, तो इसका एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, लेस है। हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट लेसर एनर्जी, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट लेसर एनर्जी, एट लेसर एनर्जी, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट लेसर एनर्जी। प्रोडक्ट कम एनर्जी पर बन रहा है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, देन दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की तुलना में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। तो एनर्जी कहां जाएगी, यहां तो एनर्जी गैप हमको मिल रहा है, ये डेल्टा ई, ये क्या होगा, ये डेल्टा ई बाहर निकलता है। इसलिए ग्राफ किसका है, द ग्राफ इज एक्सोथर्मिक, द ग्राफ इज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ देने के बाद आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक है, कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक है, ये हमको ग्राफ से पकड़ना होगा। आगे हम लोग एंडोथर्मिक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैथ ऑफ रिएक्शन से ही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ग्राफ को हम लोग पकड़ते हैं। तो पैथ ऑफ रिएक्शन यहां हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये हमारा एनर्जी कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन किस फॉर्म में चल रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ग्राफ को जैसे हमने यहां से बनाया और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये इस पॉइंट पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब हम देख रहे हैं क्या प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से ज्यादा है। इसलिए यहां जो गैप आपको मिल रहा है ये डेल्टा ई, ये डेल्टा ई किस रूप में है, तो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट हायर एनर्जी, इज फॉर्म्ड एट हायर एनर्जी, प्रोडक्ट हायर एनर्जी पर बन रहा है। इसलिए ये इस रिएक्शन, किस रिएक्शन का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब आगे ये ग्राफ काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आज जो क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में ज्यादातर ग्राफ पर ही बनता है। तो आगे चल करके अब हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं कैटालिसिस, कि कैटालिसिस क्या है। तो कैटालिसिस के बारे में समझते हैं हम लोग। कैटालिसिस ये क्या है, द प्रोसेस इन विच, the process in which the presence of
an external substance increases or decreases the rate of reaction, is called catalysis. इसे हम लोग catalysis कहते हैं, ठीक है। and the substance is called catalyst. और सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KClO3, अगर आप इसको गर्म करते हो तो इसको गर्म करने पर KCl यहाँ ट्वाइस लगाते हैं प्लस 3O2, ये तो ऑक्सीजन निकल रही है at a low rate, बहुत धीमे धीमे निकलती है। लेकिन अगर हम इसमें MnO2 डाल देते हैं तो MnO2 डाल देने से क्या हो, तो ट्वाइस KClO3 प्लस MnO2 ये हमने डाल दिया, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ट्वाइस KCl प्लस 3O2, यहाँ ऑक्सीजन जो है एट अ फास्ट रेट निकलता है, तो यहाँ कैटालिस्ट के बारे में एक बात जानिए कि कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो पहले कैटालिस्ट does not take part in reaction. Catalyst does not take part in reaction. Catalyst reaction में भाग नहीं लेता. And after reaction, its chemical composition remains the same. And after reaction, its chemical composition remains the same. ये केमिकल कंपोजिशन इसका हमेशा क्या होता है, पहले जैसा होता है। तो अब हम लोग कैटालिस्ट को देखेंगे कि कैटालिस्ट वर्क कैसे करता है। कैटालिस्ट के वर्क करने का तरीका क्या है। कैटालिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ ए रिएक्शन। याद रखिएगा, ये सवाल बनता है कि कैटालिस्ट कैसे फंक्शन करता है रिएक्शन में। याद है, कैटालिस्ट changes the path of a reaction, by dropping the threshold value, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को घटा देता है और पाथ ऑफ रिएक्शन बदल देता है। इसकी खास बात है, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, इसको हम लोग यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं और इस जगह पर एनर्जी हमने ली है। रिएक्शन मान लीजिए कि अगर रिएक्शन चलता है ऐसे, रिएक्शन का पाथ इस फॉर्म में है, यहां जाकर के और यहां अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो कैटालिस्ट जब आप यूज करोगे तो इसकी वैल्यू को ड्रॉप करेगा, नीचे लाएगा। तो कैटालिस्ट जब यूज किया जाएगा तो ये पाथ अपना बदल लेता है इस तरीके से, और लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यही होता है। तो ये आपका क्या है, कैटालिटिक पाथ है। कैटालिटिक पाथ ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी की वैल्यू को घटा दिया। यहाँ ये एनर्जी क्या डिक्रीज कर दिया, और इस प्रकार से रिएक्शन जो है कैटालिस्ट के अंदर में चलता है। लेकिन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वैल्यू क्या नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा, रिएक्टेंट इसी पॉइंट पर होगा। इसलिए कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वैल्यू को नहीं घटा बढ़ा सकता। क्या मैं लिख रहा हूं, कैटालिस्ट कैन नेवर change the exothermic and endothermic value. The exothermic or endothermic value, इस वैल्यू को ये नहीं बदल सकता। ये जितना है उतना ही है, क्योंकि रिएक्टेंट जहां से शुरू हो रहा है जिस एनर्जी से,
प्रोडक्ट जिस एनर्जी पर बनती है वो वही बनेगी, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड जो एनर्जी बैरियर है उसको नीचे कर देता है, और इस प्रकार से कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को तेज करता है। Thank you dear students for watching the video, and tomorrow I think the chapter will be packed up. Thank you.